नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश भार्गव, गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर से। आयुर्वेद विशेषज्ञ होने के साथ साथ मैं पिछले कई समय से लगभग 6-7 साल से कैंसर के मरीजों की चिकित्सा में संलग्न लूँ और कैंसर के मरीजों के बीच में रहने का मुझे मौका मिलता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इस बार की जो थीम है वो लगभग 2022 की थीम के जैसी ही है, क्लोज द गैप। क्लोज द गैप बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर। इसका तात्पर्य ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो कैंसर के मरीजों की संख्या को कम करने के लिए निश्चित रूप से डॉक्टर और कैंसर के जो मरीज हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए, ताकि कैंसर के मरीजों को जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग किया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों में और गाँव में कैंसर के मरीजों को पता ही नहीं लगता है उनके लक्षणों के बारे में कि कैंसर कैसा होता है, उसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, क्योंकि लगभग 200 तरह के कैंसर पाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक छोटे-छोटे कस्बों में, ढाणी में, दूर-दूर के इलाकों में कैंसर की सुविधाएँ पहुँचना चाहिए, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस होना चाहिए। जैसे कि हम क्या बात करें कि स्क्रीनिंग के बारे में, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग अभी बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे कि 50 साल से ऊपर में पुरुषों में देखते हैं तो उनमें प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी के कैंसर, इनकी काफ़ी अधिकता पाई जाती है। अभी फिल 2018 में लगभग 10 लाख कैंसर के मरीज ब्रेस्ट कैंसर में स्पेशली पाए गए। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व की यदि बात करें तो लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु होती है नॉन इन्फेक्शनल डिजीज़ की। उसमें से लगभग 8 मिलियन, लगभग 80 लाख कैंसर से मरते हैं, जिनकी मरने वालों की संख्या भारत में लगभग 8.17% है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इंडियन कैंसर सोसाइटी जो है उसके अनुसार अगले 10 वर्षों में भी यदि बात करें तो 1.5 करोड़ लोगों को कैंसर होने की संभावना है। तो इस प्रकार कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वर्ष की थीम यही है कि हम जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करें और कैंसर के मरीजों को पता लगाएं और जल्दी से जल्दी उनका इलाज शुरू करें। आयुर्वेद में कैंसर के इलाज की काफ़ी संभावना है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और सर्जरी, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मरीजों को काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी उनका उपयुक्त तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम देखते हैं कई बार सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराने के बाद भी मरीजों को मेटास्टेसिस हो जाता है। कैंसर एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। सर्जरी कराने के बाद में कई बार घाव नहीं बढ़ते हैं। तो सभी पैथीज़ का अपना-अपना इम्पोर्टेंस होता है, सभी पैथीज़ के अपने-अपने मेडिसिनल प्लान होते हैं। इसी प्रकार जो आयुर्वेद है, वो आज से लगभग यदि हम हज़ारों वर्ष पहले की बात करें, तो आचार्य सुश्रुत ने अर्बुद के बारे में काफ़ी सारा वर्णन किया है। यदि हम सुश्रुत निदान स्थान के 11वें अध्याय की बात करें, तो वहाँ पे आचार्य ने इसकी संप्राप्ति बताई है कि किस प्रकार कैंसर फैलता है। उन्होंने वहाँ पे बताया कि गात्र प्रदेशे क्वचितो दोषा, सम्मूर्छिता मांसम अभिप्रदुष्य, वृत्तम स्थिरम मंदरुजम, महांतम अनल्पूलम, चिरवृद्ध्या अपकम, कुर्वन्ति मांसोपचियम। उन्होंने कहा है कि शरीर में जो हमारा जो आहार-विहार है, जो दिनों-दिन दूषित होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी भोजन है, उसमें जो आहार है, उसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। उसमें भारी तत्व पेटल जो होते हैं, वो हमारे शरीर में पहुँचते हैं। जैसे हम बात करें ये एजी है, एचजी है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, लेड है, ये हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। और पड़े रहते हुए ये हमारे शरीर में रेडिएशन का उत्सर्जन करते रहते हैं और ये हमारी कोशिकाओं की संरचनाओं को विकृत कर देते हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएँ पाई जाती हैं, उनमें एक केंद्रक होता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है, उस पर जो जीन होते हैं, वो एक सेल को बताते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। यदि किसी प्रकार से भारी तत्वों के शरीर में पहुँचने से, केमिकल के पहुँचने से, हमारे अपत्य व्यवहार के पहुँचने से, यदि शरीर में वहाँ पर डीएनए में जो जीन है, उनके द्वारा यदि कोशिकाओं को गलत निर्देश दिए जाते हैं, तो उनका जो विभाजन होता है, वो अनियंत्रित होने लगता है। कोशिकाएँ धीरे-धीरे तेज़ी से डिवाइड होती हैं और एक गुच्छा बना लेती हैं और इस गुच्छे के बढ़ते जाने से और एक जगह से दूसरी जगह जाने से, जिसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, कैंसर की तीव्रता बढ़ती जाती है। आयुर्वेद में जो दोष की परिकल्पना है, जब भी हम कोई अपत्य विहार-विहार का सेवन करते हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पान मसाला, मैदा है, नमक है, इन सब चीज़ों का जब अतिशय मात्रा में सेवन किया जाता है, तो शरीर में दोष होते हैं, वो प्रकोपित हो जाते हैं और इन दोषों के कारण हमारे शरीर में जो धातुएँ हैं, जिसे हम सप्त धातु बोलते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनमें जाकर के किसी न किसी प्रकार की विकृति होती है और अलग-अलग धातुओं में अलग-अलग प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो हमें कोई इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि कैंसर ना हो। आयुर्वेद हमेशा देखता है कि कोई बीमारी ना हो।
हम हमारे लाइफ में देख रहे हैं, जीवन में देख रहे हैं कि हम नमक की बात करें, सिंपल सी बात करें तो हम नमक का प्रयोग लगातार प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, हमारे अचार है, नमकीन है, इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इससे पेट का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर आदि होने की संभावना रहती है। शराब है, तंबाकू है, इनसे मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि हमारे शरीर में बढ़ता, हम व्यायाम नहीं करते हैं तो गल ब्लैडर का, पेंक्रियाज का, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमको जो शक्कर है, मैदा है या नमक है, इनका कम से कम प्रयोग में लेते रहना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे खाने के पदार्थों में भी लगातार बहुत एपिडिटी होने लगी है। हम जो भी मिल रहा है, तेज़ मिर्च मसाले वाला मिल रहा है, इसमें केमिकल मिल रहे हैं। जो हम ऑनलाइन फूड मंगाते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल आते हैं। तो हमारे शरीर में केमिकल को कलेक्ट होते रहते हैं, और जिस प्रकार एक आचार्य ने एक वर्णन किया कि अधिशेते यथा भूमिम भूज्यम काले रोती। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार एक बीज को हम भूमि में डालते हैं और वो उपयुक्त समय आने पर, वर्षा ऋतु में आने पर एक पौधे में बदल जाता है, उसी प्रकार ये मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। और जब भी आवश्यकता होती है, जब भी हमारे शरीर में अनुकूल व्यवस्थाएं बनती हैं उनके लिए, तो ये हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न कर देते हैं। यदि आम जीवन की बात करें तो सामान्यतः हम देखते हैं कि चाय पीने के लिए मग का प्रयोग करते हैं। मग प्लास्टिक के होते हैं, उसमें एक बिस्फेनोल ए नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। पहले समय में हम ये देखते थे कि जो हम खाने को लगातार डिब्बा बंद फूड जो होते हैं वो आजकल काफ़ी यूज़ में लिए जा रहे हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में एक बिस्फेनोल सोडियम नाम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ओमेगा 6 होता है, ये कैंसर का कारण बनता है। यदि हम देखें कि त्योहारों पर जो मिठाइयाँ बनती हैं उसमें एक मेटालिनसेफोलाइड नाम का एक पदार्थ डाला जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अखबार में देख लीजिए आप, ये जो जब सुबह-सुबह लोग नाश्ता करने के लिए निकलते हैं तो अखबार के टुकड़ों में जहाँ उनकी स्याही होती है, उसमें एक आइसोब्यूटाइल फटालेट नाम का एक तत्व पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। ये एक सेवल सिंपल मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कैंसर का कारण है। तो हमें जागरूकता भी फैलाना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ों का हम कम से कम प्रयोग करें। जहाँ तक आयुर्वेद की बात करें कि होलिस्टिक अप्रोच की, तो आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा के द्वारा ऐसी कई रिसर्च हो चुकी है जिसमें कैंसर के रोगियों को महामृत्युंजय जाप कराया गया। पैलिएटिव केयर के जो पेशेंट थे तो उनमें देखा गया कि कैंसर के रोगियों की हालत धीरे धीरे सुधरती गई और उनका जो जीवन काल था वो काफ़ी बढ़ा। तो औषधियों के द्वारा के अलावा मंत्र के द्वारा, और हम ये देखते हैं जब आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं तो उस उन औषधियों को देखना, इंद्रियों के द्वारा देखना, हमारी जो जिह्वा इंद्रिय है उसके द्वारा उसको टेस्ट करना और उसके द्वारा स्पर्श करना, उसके द्वारा कुछ जो खुशबू होती है, क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है कि पहले के समय में एल्कोलाइड जो हम आज जो किसी भी औषधि में से, जैसे हल्दी में से हमने कुरकुमिन निकाल लिया, उस समय नहीं था। इसका फायदा ये था कि जो आयुर्वेद की औषधियाँ थी उनमें बहुत सारे तत्व पाए जाते थे, तो उसमें जो साइड इफेक्ट जो होते हैं उसकी संभावना नहीं के बराबर होती थी। और जब कोई व्यक्ति किसी भी औषधि को, क्योंकि औषधि में भी प्राण होते हैं, औषधि में भी ये स्पष्ट रूप से, वैज्ञानिक रूप से पता लग चुका है कि औषधियों में भी प्राण होते हैं। औषधियाँ भी अपने मनुष्यों की तरह ही अपने असर को दिखाती हैं। तो जब प्राण हमारे शरीर में प्राण के रूप में औषधि को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा अधिक होता है। यदि हम आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करें तो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनका हजारों वर्षों से वर्णन करते आए हैं, और इसका अभी हम लगातार आयुर्वेद में यूज़ कर रहे हैं। हमारे अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर में हमने कैंसर की यूनिट पिछले 4-5 साल से चल रही है, और लगातार हम 500 के लगभग कैंसर के मरीजों का प्रतिवर्ष इलाज करते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप के मस्तिष्क के कैंसर, लीवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, इसके ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की इन सब की मरीज यहाँ पे आते हैं। और मरीजों के जो आने की जो दर है वो लगातार इस प्रकार की है कि बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो पैलिएटिव केयर, मतलब जिनकी उम्र अधिक हो गई है, वो किसी प्रकार का एलोपैथी इलाज नहीं कराना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के दौरान जो सिम्टम्स है, जैसे मुंह में छाले हो जाना, पेट में छाले हो जाना, नींद नहीं आना, डिप्रेशन हो जाना, इसके अतिरिक्त कमजोरी हो जाना, वजन कम होते जाना, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए वो आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करने के लिए हमारे पास आते हैं। और मेरे पास कुछ मरीज ऐसे भी आए हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थी, जिनको किसी पहली पीढ़ी में इनको मदर को या मौसी को कैंसर था, तो उनमें जागरूकता इतनी थी कि वो हमारे पास आई थी कि हम कौन सी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमें भविष्य में इस प्रकार कैंसर होने की संभावना नहीं रहे। तो हमने उनमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो दोष को शामिल करने के लिए और धातुओं को जो दूषित हो गई हैं उनको दूर करने के लिए जो आयुर्वेदिक प्लान बनाया था, उनसे उनको काफ़ी लाभ मिला है। तो आयुर्वेद में यदि हम बात करें तो बहुत सारी, जैसे तुलसी है, इसके अलावा हरिद्रा है, अरेंड है, स्वर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, काचनार है, गोमूत्र है,
क्षार है, अनेक प्रकार की ऐसी औषधियाँ हैं, काचनार गुगुल है, जिनका प्रयोग हम लगातार कर रहे हैं। यदि हम केवल तुलसी की ही बात करें, तो तुलसी को लगभग 5000 साल पहले से इसको प्रयोग में लिया जाता रहा है। इसमें ग्लूटाथियोन नाम का तत्व पाया जाता है। मुँह में लगातार चबाने से ये मुँह का जो कैंसर होता है, उसकी ब्लड सप्लाई को कम करता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी काफ़ी उपयोगी है। तो ये मुँह में लेकर चबाने से क्या होता है कि ब्लड की जो ट्यूमर की ब्लड सप्लाई होती है, उसको धीरे-धीरे कम करता है, श्रिंक करता है, छोटा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो इसमें एक यूजेनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है, ये सेल डिवीजन को कम करता है तथा मेटास्टेसिस, एक जगह से दूसरी जगह जो मेटास्टेसिस होने की संभावना होती है, उसको धीरे-धीरे कम करता है। और ये कैंसर के पेशेंट को स्ट्रेस बना रहता है, तो उसको कोर्टिसोल बढ़ा हुआ रहता है, तो कोर्टिसोल को भी कम करता है। और हम देखते हैं मुँह के कैंसर में यदि ज़्यादातर जैसे सिगरेट पीने वाले हैं, जर्दा खाने वाले हैं, तम्बाकू, इनको सबको कैंसर होता है, तो इसमें मेंथोल नाम का पदार्थ होता है, जो अ, मरीज को एहसास दिलाता है, ठंडेपन का एहसास दिलाता है गले में, तो इससे बीमारी दूर होने की संभावना होती है। तुलसी एक COX-2 एंजाइम जो होती है, जो शरीर में सूजन के लिए कैंसर के समय उसको कम करती है। इसके अलावा जो तुलसी होती है, वो एंजियोजेनेसिस, जो ट्यूमर की एंजियोजेनेसिस से नई शाखाएँ बनने को भी रोकता है, एपोप्टोसिस को बढ़ाता है, मतलब जो कैंसर कोशिकाएँ हैं, उनको समाप्त करने का काम करता है, और इस पे काफ़ी सारी रिसर्च भी हो चुकी है। 2007 में जर्नल ऑफ मेडिसिन फूड में ये देखा गया कि जो कैंसर होता है, उसमें जो एक कैंसर सेल में एक अर्सोलिक एसिड होता है, एंड अर्सोलिक एसिड इनहिबिट्स द रेप्लिकेशन ऑफ एब्नॉर्मल डीएनए इन द कैंसर सेल। और 2006 में एक स्टडी हुई है, जो पबमेड में प्रकाशित भी हुई है। उनमें एक इन विवो स्टडी हुई, जिसमें माइस को आयोडीन 131 दिया गया, मतलब चूहों में 131 रेडिएशन दिया गया, उनको ट्यूमर डेवलप किया, और लगातार तुलसी का प्रयोग भी किया गया। तो इसमें हमने देखा कि तुलसी का प्रयोग जो करने से लगातार ट्यूमर की साइज धीरे-धीरे कम होती गई। तो इस प्रकार तुलसी का प्रयोग करने के जो प्रतिदिन तुलसी का प्रयोग करते हैं, हम पहले देखते थे हमारे मंदिरों में जो बड़े-बड़े काँसे के पात्र होते थे, उसमें पानी भर के तुलसी को डाल दिया जाता था, और सभी लोग उसका चरणामृत लेते थे। तो रोज़ाना हम तुलसी का प्रयोग करते थे। सामान्य रूप से जो तुलसी होती है, वो 2 प्रकार की होती है, कि हरी तुलसी और श्यामा तुलसी। तो ये तुलसी का प्रयोग करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती हैं। यदि किसी को कैंसर हो गया, तो ये कैंसर के ट्यूमर के साइज को कम करती हैं, कैंसर का मेटास्टेसिस को कम करती हैं। इसी प्रकार यदि हम हरिद्रा की बात करें, हल्दी की बात करें, तो श्री चित्रा तरुण इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ICMR ने मिलकर इस पर रिसर्च की है, और इसका अमेरिकन पेटेंट भी हो चुका है। जो कुर्कुमिन होता है, वो एंटी कैंसरस है, और लगातार एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, इन सब चीज़ों के रूप में तुलसी का प्रयोग तो बेहतर है, और इसको हम लगातार प्रयोग में लेते हैं। यदि हम सदाबहार की बात करें, जिसे हम बारहमासी बोलते हैं, कैथरीनस रोजेस, तो इसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नाम के 2 तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर को खत्म करने का काम करते हैं। और कई कंपनियां इसकी दवाई भी बनाती हैं, जो साइटोकिस्टिन नाम से इसकी दवाई अवेलेबल मार्केट में है। लेकिन क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि जब मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध है, तो कम ताज़ा जड़ी बूटियों को प्रयोग में लेते हैं, लेकिन इनमें प्रिजर्वेटिव के रूप में मिथाइल पैराबेन है, प्रोपिल पैराबेन है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि कैंसर का कारण बनते हैं प्रिजर्वेटिव। तो हम क्या करते हैं, इसको ताज़ा-ताज़ा इसकी पत्तियों को छोड़ते हैं, सफ़ेद फूलों वाला सदाबहार है, इसकी लुगदी बनाते हैं, और मरीजों को ताज़ा-ताज़ा देते हैं। इसी प्रकार जो शीशम के पत्ते हैं, उनको पीसकर भी लगातार प्रयोग में करने से कैंसर से निजात पाई जा सकती है। अरंडी की बात करें हम, जिसे हम रिसिनिस कम्युनिस कहते हैं। इसमें एक तेल तो निकलता ही है, अरंडी तेल, इसके अलावा इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन भी पाया जाता है, जो लिम्फोमा में बेहतर काम करता है। टेक्सास यूनिवर्सिटी हेल्थ यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, जिसमें 150 से 200 पेशेंट में, और वहाँ पर देखा गया है कि लगातार एरंड का प्रयोग करने से लगभग 60% पेशेंट में ट्यूमर की साइज कम हुई, और 30 से 40% जो पेशेंट थे, उनमें ट्यूमर बिल्कुल गायब हुआ। तो एरंड जो है, वो वेदना स्तपन का काम करता है। मॉर्फिन जब हम पेशेंट को देखते हैं, जब कैंसर के मरीज को दर्द होता है, तो उसके ऑप्शन के रूप में एरंड तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्योंकि यदि हम जो कैंसर के कारण के बारे में बात करें, तो कैंसर का जो मुख्य कारण होता है, वो कफ संप्राप्ति है। जैसे जैसे हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होता जाता है। इससे हमारे स्रोतों में अवरोध पैदा हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है धातु में। तो ऐसी स्थिति में जो अरंड होता है, वो स्रोतोरोधक होता है, और इसके प्रयोग से कैंसर की सेल को कम किया जा सकता है। यदि हम योगा प्राणायाम के बारे में बात करें, तो 1931 में एक डॉक्टर वार्बर्ग ने एक थ्योरी दी, जिसे हम वार्बर्ग इफेक्ट कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि लगातार योगा प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीजन क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये कैंसर के सेल के डिवीजन को कम करता है। इसलिए जितने भी पेशेंट जो होते हैं योगा प्राणायाम करते हैं, उनमें कैंसर के खत्म होने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे एल्कलाई के बारे में,
सारी बीमारियाँ शरीर में जो होती हैं वो एसिडिटी के कारण होते हैं, एसिड बढ़ जाने के कारण होती हैं। तो हमारे जितने भी हमारे जो खान-पान है आजकल केमिकल युक्त खान-पान है, उससे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है। हमारा व्यायाम नहीं करना, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, तो शरीर में यदि हम अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं, क्षारीयता बढ़ाते हैं, तो क्षारीयता धीरे-धीरे जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो धीरे-धीरे हमारे कैंसर के सेल धीरे-धीरे कम होते हैं। अभी यदि हम यहाँ पर गोमूत्र की बात नहीं करेंगे तो कम होगा, क्योंकि गोमूत्र एक ऐसी औषधि है, इसका गोमूत्र का जो पीएच होता है वो 7.4 से 8.4 तक होता है। और इस गोमूत्र के द्वारा कैंसर की जैसा कि हम कीमोथेरेपी कहते हैं, रसायन चिकित्सा। रसायन आयुर्वेद में मतलब है कि जो हमारे सारे शरीर की सारी धातुएँ होती हैं, उनका पोषण करता है, और ये सारी धातुएँ जितनी भी होती हैं उनमें जो कैंसर पाए जाते हैं, उनका भी ये लगातार खत्म करता है। तो गोमूत्र का प्रयोग लगातार करने से कैंसर में बहुत फ़ायदा होता है। हम मरीज़ों को लगातार गोमूत्र का प्रयोग करवाते हैं, और ताज़ा गोमूत्र का प्रयोग कराएँ तो और भी बेहतर होता है। क्योंकि गोमूत्र में लगभग 90% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें यूरिक एसिड है, इसमें आयरन होता है जो ब्लड को बढ़ाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक प्लांट एल्कोहलाइड पाया जाता है, साइटोक्रिस्टिन नाम का। तो वो एक ये क्या करता है कि ये धीरे-धीरे कैंसर सेल को धीरे-धीरे कम करता है। और कुछ गाय के मूत्र में स्वर्ण क्षार की उत्पत्ति बताई गई, मतलब स्वर्ण भस्म की प्रयोग। तो स्वर्ण जो होता है वो कैंसर को खत्म करने में बहुत काम करता है। सीजीआरआई कलकत्ता में जो एक वहाँ की इंस्टीट्यूट एथिकल कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर देखा कि रेक्टल कार्सिनोमा के केसेस में देखा कि स्वर्ण भस्म का बहुत अच्छा प्रभाव है, और रेक्टल कार्सिनोमा में जो नोट थी वो धीरे-धीरे कम होती गई। स्वर्ण भस्म का आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा प्रयोग है, और आजकल स्वर्ण जो कैंसर थेरेपी के रूप में, जो कोलिएट सॉल्यूशन के रूप में स्वर्ण का प्रयोग भी किया जाता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के रूप में। तो इसकी मात्रा को हम घृत के साथ में, त्रिकटु के साथ में, काली मिर्च के साथ में ले सकते हैं, या दूध के साथ में यदि हम स्वर्ण को लेते हैं तो ये विषगर्भ विरोधी प्रशमन, अर्थात कीमोथेरेपी के दौरान जो उपद्रव हो रहे हैं उनको दूर करता है। इसमें लेखन का गुण होता है, तो ये धीरे-धीरे ट्यूमर की साइज़ को स्वर्ण भस्म धीरे कम करता है। हीरक भस्म की बात करते हैं, हीरक भस्म जो होता है उसमें षड्रस युक्त तत्व पाए जाते हैं, तो ये धीरे-धीरे काम करता है। इसके अलावा जो हमारी मुलेठी है, दारूसीता है, शीशम है, ये सारी चीज़ें लगातार कैंसर को कम करते हैं। तो ये काचनार गुगुल है, जैसे हमारे शरीर में जितनी भी नोट्स होती हैं, उन नोट्स को दूर करने के लिए हम काचनार गुगुल का प्रयोग करते हैं, इसके भंग भस्म का प्रयोग करते हैं। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि क्षार की बात करें, क्षार हमारे आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको पंचांग, सारे पंचांग को जला करके जो उसकी राख बनती है उसके द्वारा एक पदार्थ निर्मित किया जाता है, उसे क्षार कहते हैं। और क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, सांस से उसके ऊपर इसकी पीएच होती है। तो इसमें गोमूत्र क्षार का प्रयोग किया जाता है, और अलग-अलग प्रकार के कैंसर में जो हमारे शरीर में दोषों की व्यवस्था है, उसके आधार पर हम अलग-अलग प्रकार के कैंसर्स में अलग-अलग क्षार का प्रयोग करते हैं, और ये क्षार शरीर में जाकर के कीमोथेरेपी जैसा काम करते हैं। ट्यूमर की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको कम करते हैं, सेल डिवीजन को कम करते हैं, और कैंसर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकते हैं। तो हमें इसका लगातार प्रयोग करना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि अ, हमारे जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, अन्य जो चिकित्सा पद्धतियाँ, उनके चिकित्सक भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर हमें जो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मॉडर्न साइड के, उनका भी हमें लगातार सहयोग मिलता है। धीरे-धीरे हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक छत के नीचे जो सपना है कि हमारे मरीज़ को, हमारा पर्पज़ यही है कि एक मरीज़ को राहत मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मॉडर्न साइड से रेफ़र होकर हमारे पास आते हैं, और यदि आवश्यकता होती है तो हम भी हमारे मरीजों को लगातार डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, और उनसे सलाह भी लेते हैं कि किस प्रकार मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सकती है। कई बार मरीजों को हम कंबाइंड थेरेपी पर चलाते हैं कि मरीजों को जिससे हम बात करें कि एक टैक्सोल जो कीमोथेरेपी ड्रग है, फेमस ड्रग है। तो यदि हम बात करें कि ये कहाँ से मिलती है, तो एक पैसिफिक व्यू जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, उसकी जो छाल होती है, उसकी छाल से ये कीमोथेरेपी ड्रग बनाई जाती है। तो इस प्रकार के जो बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, हर्बल मेडिसिन्स होते हैं, उससे एलोपैथिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि भिलाई में एक जो एक कंटकारी नाम का एक तत्व पाया जाता है, प्लांट है। तो डॉक्टर ममता दास ने हैदराबाद में जाकर के इसकी रिसर्च की, और उन्होंने देखा कि कंटकारी जो होता है वो कैंसर पर बहुत अच्छा काम करता है। एक मोंडुकोप्पू नाम का एक कर्नाटका में एक प्लांट पाया जाता है, उसमें
फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं और इसकी एक जो कैंसर कीमोथेरेपी के रूप में एक ड्रग है मेटाबॉलिज्म, उसके स्वाद में इसकी क्लिनिकल स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि ये काफ़ी प्रभावी है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ऐसे हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से, जो बहुत घने जंगल हैं, हमारा जो भारत है वो समृद्ध है, तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ पाई जाती हैं जिनको हम आयुर्वेद में इस प्रकार के प्रयोग में ले जाते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि हम भारतवासी लगातार बचपन से एंटी कैंसरस दवाइयों का प्रयोग करते आ रहे हैं। यदि हम हल्दी की बात करें, यदि हम लहसुन की बात करें, लहसुन में एक एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो अपनी जड़ों से सल्फर को ज़मीन से नीचे लेता है, तो ये कैंसर के में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कैंसर लड़ाका सब्जियों में फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर को दूर करता है। पाइपेरिन, काली मिर्च में पाइपेरिन पाया जाता है, 1-2 काली मिर्च का प्रयोग हमें रोज़ाना करना चाहिए। टमाटर की बात करें तो टमाटर में लाइकोप्रोटीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, ये लाइकोप्रोटीन प्रोस्टेट कैंसर में बहुत लाभदायक है। और ऐसी हमारे पास अनेकों सब्जियाँ हैं, जिनमें कैंसर के जो खत्म करने वाले तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो हमारे जो पुरातन चिकित्सक थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो रोज़ाना ऐसी औषधियों का प्रयोग करते थे। हमारे मसालों में हम ऐसी औषधियों का प्रयोग करते थे, जो डिफरेंट टाइप की जो बीमारियाँ थी, उनको खत्म करते थे, स्पेशली कैंसर में बहुत ज़्यादा लाभ करती थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में कैंसर के मरीजों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है। अभी हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या हमारे पास लगातार कैंसर के मरीज आ रहे हैं और ऐसे कैंसर के मरीज भी आ रहे हैं जिनको एलोपैथिक्स मॉडर्न साइड से काफ़ी सारा इलाज करा चुके हैं, परंतु किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है, तो लोगों का आयुर्वेद में विश्वास बढ़ा है। लोगों की एक भ्रांति ये भी है कि आयुर्वेद औषधियाँ धीरे-धीरे काम करती हैं। देखिए किसी भी दवाई को काम करने का तरीका जो होता है वो शरीर में जाना, शरीर की प्रकृति को समझना, शरीर की धातुओं को समझना, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इस पूरी प्रकृति को समझ, क्योंकि हम जो भी दवाइयाँ देते हैं वो प्रकृति के आधार पर देते हैं। वातज, पित्तज, कफज, प्रकृति, सातों धातुओं में कौन-कौन से दोष हैं और उन दोष की जो मात्रा है, तरतम आधार पर वो देखते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ब्रेन में, लंग्स में, यकृत में कहाँ पर मेटास्टेसिस हुआ है। यदि हम देखें कि ब्रेस्ट कैंसर का मरीज जो होता है, उसको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसका जो मेटास्टेसिस होता है वो ब्रेन में, लीवर में या लंग्स में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोषों का प्रसर हो रहा है, संचय, प्रकोप, प्रसार हो रहा है, अब वो किस किस दोष की अधिकता के आधार पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइंड कर करके आयुर्वेद एक व्यापक तरीके से सोचता है। तो हम मरीज को कोई भी औषधि लगातार एक ही प्रकार की नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कई मरीज हमारे पास आते हैं जो गर्म इलाकों में रहते हैं। कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक होती है, तो अलग-अलग प्रकृति के आधार पर, मनुष्य की प्रकृति के आधार पर, किस वातावरण में वो रह रहा है, वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसकी उम्र कितनी है, महिला या पुरुष है, बालक की औसत मात्रा को कम रखना पड़ता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार की औषधियाँ इनके लिए उपयुक्त होंगी। तो इस प्रकार का जो चयन है, वो औषधि जो होती है वो इसमें फ़ायदा करती है कि कैंसर दोबारा नहीं फैलता है। हमने हमारे मरीजों को देखा कि लगातार ऐसे मरीज हमारे पास हैं जिनका जीवन काल के लिए बोल दिया गया था 3 महीने, 6 महीने, वो आराम से हमारे पास 5-5 साल हो गए हैं। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कीमोथेरेपी जैसे स्टार्ट हुई, 1 या 2 कीमोथेरेपी लगने के बाद में उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, तो वो अपनी बीमारी में बंद कर देते हैं कि हमको इस प्रकार की मेडिसिन नहीं लेने। तो वो हमारे पास जो लगातार आ रहे हैं वो उनको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन से इनको फ़ायदा हो रहा है। जागरूकता एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लगातार महिलाओं के बीच में जा कर के कैंप के माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से, रैली के माध्यम से और सत्वोज चिकित्सा के माध्यम से, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही, हमारे कैंसर के मरीज थे, तो वो एक लेखक थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी जो कविताएं हैं उनका एक संग्रह हो जाए। तो हमने कोशिश करके उसका संग्रह किया। आप ये ताज्जुब करेंगे कि उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी देखने लायक थी और उनका लाइफ स्पान भी उससे बढ़ा कि मैंने जो काम करने जा रहा था मेरा काम पूरा हो गया। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मरीज हैं कैंसर के। मैं ऐसा मानता हूँ कि आयुर्वेद में मरीज को पुत्र की संज्ञा दी गई है। तो जब हम कैंसर का मरीज हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी बात को सुनते हैं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और काफ़ी समय देते हैं उसको, और हमारे तरफ से हम उसको एक एश्योरेंस दिखाते हैं कि आप, ये बीमारी आपकी नहीं है, ये बीमारी हमारी भी है, हम दोनों मिलकर इसके साथ लड़ेंगे, हम दोनों, हमारा परिवार, हमारा समाज, हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे
और उन्हें ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जो कैंसर से लड़े थे और कैंसर से जीत चुके हैं। तो इस प्रकार उनकी हिम्मत बढ़ती है। इसे आयुर्वेद में सत्वोजय चिकित्सा कहते हैं। हम ऐसे लोगों से भी उनको मिलवाते हैं जो कैंसर से लगातार लड़ रहे हैं। यहाँ पर इंदौर में अनेक सारे ग्रुप्स हैं, महिलाओं के ग्रुप हैं, जिसमें संगनी ग्रुप भी है, जिसमें जो कैंसर से जो महिलाएं ठीक हो चुकी हैं उन महिलाओं का ग्रुप है। तो भविष्य में ऐसी महिला भी उनसे जुड़ती हैं जिनको कैंसर हो चुका है। इसके अलावा हम बड़े ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं जिनको कैंसर हो चुका था लेकिन अब वो कैंसर से हुए थे। तो हमारे पर्पज़ यही है कि हम जो कैंसर के मरीज हैं उनको किसी भी तरीके से राहत पहुँचाएँ, उनका जीवन काल है वो किसी भी तरीके से बढ़ाएँ और उनका जितना जीवन बचा हुआ है वो बेहतर तरीके से गुजरे। तो आयुर्वेद इस ओर ध्यान देता है और आयुर्वेद की औषधियाँ लगातार हम ताज़ा औषधियाँ गार्डन से पेशेंट्स को दिलवाते हैं और फ़ोन के माध्यम से हम मरीज के टच में रहते हैं कि आपको किस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, और मरीज के जो भी सिम्पटम्स आते हैं उनको लेते हैं। तो ये जागरूकता के बारे में जब भी मुझे एक बात याद आई है कि रेडिएशन के जो टावर हैं, हमारे जो मोबाइल टावर हैं वो जो लगातार लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर दूर होना चाहिए ये स्कूलों से और हॉस्पिटल से, क्योंकि बच्चों और मरीज इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। इससे जो रेज निकलती हैं उनमें ग्लियोमा जो मस्तिष्क का कैंसर होता है उसके होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सरकार इस पर लगातार जोर दे रही है कि कैंसर जैसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो आम जनता है उससे यही निवेदन है कि हमारा खान पान बदलें, सुबह हम सूर्य को देखें, सुबह योगा प्राणायाम जितनी यथाशक्ति हम कर सकते हैं करें, खाने में हम सामान्यतः जो हल्का भोजन होता है उसका प्रयोग करें, घर के बने हुए मसालों का प्रयोग करें, बाहर से जो मसाले मिलते हैं तेज मिर्च मसाले उनका प्रयोग ना करें। खाने का समय हमारा नियत होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी जो अन्य बीमारियां एसोसिएट डिसऑर्डर हैं उनको हमें समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। और यदि हमारे परिवार में इस प्रकार की हिस्ट्री है, जैसे कोई ब्रेस्ट कैंसर है, पेंक्रियास कैंसर है या कोलन का कैंसर है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने की संभावनाएं होती हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि सर्विक्स का कैंसर है, सर्विक्स के कैंसर के लिए मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध है, उसका प्रयोग करना चाहिए। महिलाओं को 20 साल के बाद में प्रति 3 वर्ष में एक मेमोग्राम कराते रहना चाहिए। और जब सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, महिलाओं को अपने दोनों जितने भी स्तन हैं उनको सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए प्रत्येक महीने जब भी पीरियड्स खत्म होते हैं। उसके अलावा कांच में अपने आप को देखना चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए कि कोई दोनों ब्रेस्ट में से कोई अंतर तो नहीं है, कहीं सूजन तो नहीं आई है, निप्पल इन्वर्टेड तो नहीं हो गए, अंदर की तरफ धसे हुए तो नहीं है, निप्पल में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, कांख में कोई गांठ तो नहीं बन गई है। तो इस प्रकार हर महीने हमको देखते रहना चाहिए। तो स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कैंसर के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डर के साथ नहीं रहना चाहिए कि हम डरेंगे, डरने के से बीमारी खत्म नहीं होती, डरने से बीमारी बढ़ती है। लेकिन हाँ, हम जल्दी से जल्दी यदि डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं तो उस बीमारी को जल्दी नियंत्रण लिया जा सकता है। यदि हम भोजन के बारे में बात करें तो रेड मीट, जो हम जितने भी रेड मीट का प्रयोग करते हैं उनमें आंत के कैंसर, कोलन का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेड मीट के लेने के बाद में तेज मिर्च मसाले का भोजन किया जाता है। शराब की नियमित मात्रा भी निश्चित रूप से घातक हो सकती है, और शराब के साथ यदि आप स्मोकिंग का प्रयोग करते हैं तो दुगना नुकसान होने की संभावना होती है। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। आहार, निद्रा, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम नींद लेते हैं तो हमारे शरीर की धातु सम रहती है। अनवांटेड मटेरियल जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कोशिका को नुकसान पहुंचाते हैं। तो व्यायाम करने से, अच्छी नींद लेने से, और जो हमारा फ्रूट्स होते हैं, जो हमारी सब्जियां, हरी सब्जियां, इनका प्रयोग लगातार करने से, इस प्रकार का मैं जिन भी हम हमारे श्रद्धा से जिन भी भगवान को मानते हैं उनका लगातार ध्यान करते रहने से, जिस प्रकार हम कहते हैं कि शरीर और मन, जिस प्रकार शरीर का पोषण करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार मन जो होता है उसका पोषण करने के लिए भगवत गीता का पाठ है या फिर किसी भी प्रकार के भजन है, इन सब का हमें लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। तो मानसिक रूप से तो रोगी प्रबल होना चाहिए। यदि किसी को कैंसर हो भी जाए तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अंतिम राह से निकल रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के हमारे सामने उदाहरण है सोसाइटी में जो लगातार कैंसर के मरीजों को जागरूक करते हैं। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर जो हृदय जी, वो उनको गले का कैंसर हुआ, गले का कैंसर का इलाज करने का ऑपरेशन कराया, फिर कुछ साल बाद वो दोबारा हो गया, फिर भी वो नहीं डरे, उन्होंने दोबारा अपना इलाज कराया और उसके बाद में उन्होंने लगभग 6 किताबें
कैंसर के मरीजों के लिए लिखी है, जिनमें उन्होंने बताया कि कैंसर के मरीजों को कैसा आहार लेना है, कैंसर के मरीजों को किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करना है, और सबसे बड़ा उन्होंने बताया कि कैंसर के मरीज को डरना नहीं है। कैंसर के मरीज को लड़ना है, और उस लड़ाई में डॉक्टर उनके साथ है, समाज उनके साथ है, परिवार उनके साथ है, सभी लोग हम उनके साथ हैं। अनेक प्रकार के दवाइयाँ जो पहले काफ़ी महंगी थी वो सस्ती हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ काफ़ी सस्ती मिल रही हैं। बड़े-बड़े अस्पतालों में रेडियोथेरेपी के लिए, टारगेट थेरेपी के लिए, कीमोथेरेपी के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। आयुष्मान के रूप में अनेक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, हम भी हमारे स्तर पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो भविष्य में हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जो कैंसर के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, वो उसमें धीरे-धीरे कमी आना चाहिए, और लगातार हमें हमारे जीवन शैली, हमारे आहार, हमारे विहार आदि को कंट्रोल में करना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि कैंसर हो जाने के बाद में कुछ मरीज कहते हैं कि मुझे किसी तरह का इलाज नहीं कराना। सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ आप के लिए उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के डॉक्टर्स के पैनल, जिसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर हैं, वो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बस आपको सजग रहना है। यदि कोई भी बीमारी होती है, तो उस बीमारी का इलाज भी होता है। हमारा शरीर अपने आप बीमारी को खत्म करता है, लेकिन यदि दुःख, जिसे हम कहते हैं कि रोग बढ़ने में दुःख एक बहुत बड़ा कारण है। तो यदि हम हार मान जाते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम हार मान जाते हैं, तो बीमारी को हम बढ़ावा देते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, उसको डरना नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर लड़ना है। और आयुर्वेद आज से ही नहीं, हज़ारों वर्षों से, लगभग 5000 साल पहले से मरीजों की सेवा करता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर्बल मेडिसिन इसमें लगातार प्रयोग में लेते हैं हम, लगातार हमको फ़ायदा भी मिल रहा है। इन दवाइयों में यदि हम बात करें तो ब्लड को बढ़ाने वाली, खून को साफ करने वाली, क्योंकि आचार्य ने जब कैंसर का वर्णन किया, तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि 6 प्रकार का कैंसर होता है: वात, पित्त, कफ, मेद, रक्त और मेद। तो इनमें अनेक प्रकार की जो औषधियाँ काम में लेते हैं, जैसे मतलब कहते हैं कि ब्लड को बढ़ाने के लिए गेहूँ के ज्वारे का रस है, कलौंजी बीज चूर्ण है, तुलसी बीज चूर्ण है, ब्राह्मी वटी है। यदि मरीज लगातार स्ट्रेस में होता है, तो उसको पंचकर्म चिकित्सा का भी हम प्रयोग किया जाता है, जिससे उसको सम्यक रूप से नींद आती है, उससे कोर्टिसोल कम होता है। इसके अलावा योगा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा अनेक प्रकार की पद्धति, जो मल्टी चैनल जिसे कहते हैं कि चूँकि बीमारियाँ बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के द्वारा मरीज़ की बीमारी को कंट्रोल करना पड़ता है, और वो हम करते भी हैं। तो इस प्रकार मेरा समाज के व्यक्तियों से, समाज के मरीजों से यही निवेदन है कि बीमारी से डरना नहीं है, और यदि कोई बीमारी हमारे पास आती है, तो हमें उसके साथ लड़ना है। सभी हमारे साथ हैं, समाज हमारे साथ है। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत। मैं डॉक्टर अखिलेश भार्गव इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, और इस लड़ाई में, मरीजों की इस लड़ाई में हम सभी आपके साथ हैं। जय आयुर्वेद, जय भारत।